हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल एट परचम क्लासेस। देखिए, आज फिर से मंडे आया है और तो फिर से कुछ फाइनेंस और इकोनॉमिक्स की नई न्यूज़ आई है। तो हम उनको डिस्कस करेंगे। इस सेशन में हम लोग 14 फरवरी से लेके 20 फरवरी 2023 तक की सारी इकोनॉमिक्स और फाइनेंस की न्यूज़ को हम डिस्कस कर लेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं कि जो हमारा ईयर बुक है जिसके अंदर 2022 का पूरे साल का करंट अफेयर होगा, यानी जनवरी से लेके दिसंबर 2022 तक की सारी न्यूज उस बुक में होंगी। जनवरी 2022 से लेके दिसंबर 2022 किसी भी तरीके की न्यूज हो, चाहे नेशनल इंटरनेशनल हो, इंडेक्स रैंकिंग हो, फाइनेंस हो, इकोनॉमिक्स हो, इकोलॉजी हो, किसी तरीके की न्यूज हो, पूरी न्यूज जो है पूरे साल की न्यूज कवर की जा रही है। और अगर इस बुक की हार्ड कॉपी आप अपने घर तक चाहते हो तो आपको परचम स्टोर डॉट इन पे, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, परचम स्टोर डॉट इन पे आपको अपना ऑर्डर प्लेस कर देना है और ये बुक जो है आपके घर तक पहुंच जाएगी। अगर आप में से कोई जो है वो ई पीडीएफ चाहता है तो आपको परचम क्लासेस ऐप डाउनलोड करना होगा और ये बुक आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में भी ले सकते हो और उसके प्रिंट खुद से भी निकलवा सकते हो। ये आपकी इच्छा है कि आप उसकी हार्ड कॉपी हमसे चाहते हैं या आप उसकी पीडीएफ खुद निकलवाना चाहते हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में ही ये अवेलेबल होगी, तो जैसा आपको सुटेबल लगे आप वैसा कर सकते हैं। कुछ कोर्सेज चल रहे हैं हमारी ऐप पर। एसएससी जनरल अवेयरनेस का कोर्स चल रहा है जिसके अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी सब कुछ कवर करवाया जा रहा है। पूरा रिकॉर्डेड बैच आपको मिलेगा। डे 1 पे सिलेबस आपके हाथ में होगा। हमारी एंटायर टीम ने मिलकर इसमें मेहनत की है। और एक कोर्स कंप्लीट एसएससी का चल रहा है, जिस एसएससी इकोनॉमिक्स का चल रहा है, जिसके अंदर इकोनॉमिक्स 0 से हाई लेवल तक की मैं खुद कवर करवा रही हूँ। और दोनों ही कोर्सेज पे अगर आपको 10% का ऑफ चाहिए, आप पायल 10 कोड को यूज करके 10% का एक्स्ट्रा ऑफ ले सकते हैं। तो आज की क्लास में हमें कौन कौन से टॉपिक्स डिस्कस करने हैं एक बार ब्रीफ में देखते हैं, फिर उसका कॉम्प्रिहेंड वर्जन में आपको बताऊंगी। एक तो हमको ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के बारे में जानना है। आरबीआई ने अभी लगभग 32 ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर्स को नए लाइसेंस दिए हैं। ऑन प्रिंसिपल लाइसेंस दिए हैं। क्या होते हैं ऑन प्रिंसिपल लाइसेंस और क्या होते हैं ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बीबीसी पे, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग पे, बीबीसी जो न्यूज चैनल आप देखते हो, इसके ऊपर एक सर्वे किया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सर्वे बीबीसी पे हुआ है। क्या होता है सर्वे, क्या होता है रेड, इन सब के बारे में हम लोग समझेंगे। फिर करंट अकाउंट डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट के बारे में कुछ नए आंकड़े आए हैं, उसको समझेंगे। सेल्फ हेल्प ग्रुप, इसमें सरकार ने ये कहा है कि 2024 तक हम 10 करोड़ सेल्फ हेल्प ग्रुप को जनरेट कर देंगे, हम ये डाटा अचीव कर लेंगे, ये बात बताई जा रही है। फिर रेल कौशल विकास योजना, रेल कौशल विकास योजना ये नई स्कीम जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने स्टार्ट की है। क्या है ये जानेंगे। काउंटर वेलिंग ड्यूटी, ऐसा कहा गया है कॉमर्स मिनिस्ट्री के द्वारा कि कुछ प्रोडक्ट्स पे, जो पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स होते हैं, उन प्रोडक्ट्स पे काउंटर वेलिंग ड्यूटीज को इंपोज कर दिया जाए अपनी डोमेस्टिक मार्केट को बचाने के लिए। तो क्या होता है काउंटर वेलिंग ड्यूटी, उसको जानना है। एमसीए 21 मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का ये पोर्टल है ऑनलाइन और इसके अंदर कुछ इश्यूज आए हैं और इसी का ही एमसीए 3.0 वर्जन लॉन्च हुआ है। क्या है वो, इन सबको जानेंगे। उसके बाद ओपेक नेशंस ने कुछ अर्ज किया है, कुछ ओपेक नेशन ने कुछ रिक्वेस्ट की है कि एनवायरमेंट, ठीक है आप लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं, पर उसके साथ साथ आप ओपेक नेशन को मत भूलें, ऑयल इंडस्ट्री के अंदर भी इन्वेस्ट करें। क्या है ओपेक, क्या है ओपेक प्लस, इन सबको जानेंगे। लखनऊ यूपी के अंदर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट मोदी जी ने इनॉग्रेट की है। क्या है इसके एजेंडा, जानेंगे। और फिर इन्फ्लेशन के बारे में कुछ बातें जानेंगे कि इन्फ्लेशन किस तरीके से पिछले 3 महीनों में फिर से बढ़ती जा रही है, उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना कॉम्प्रिहेंड मैनर में इन सभी न्यूज को डिस्कस कर। आरबीआई ने अभी 32 ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर्स को प्रिंसिपल दिया है, इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया है। सबसे पहले तो इस शब्द को समझो, ये इन प्रिंसिपल अप्रूवल क्या होता है। स्टूडेंट, इन प्रिंसिपल अप्रूवल्स क्या होता है। देखो, एक आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ। आप कहोगे मैम बोर्ड पे पढ़ाएं, मैम बोर्ड पे पढ़ाएं। मैं अपने घर से थोड़ा दूर हूँ, बोर्ड से थोड़ा दूर हूँ, इसलिए मुझे इस मोड में ये पढ़ाना पड़ रहा है क्योंकि मैं आपकी क्लास मिस नहीं करना चाह रही थी। ठीक है, आपकी क्लास मिस नहीं करना चाह रही थी किसी भी हालत में, क्योंकि फिर बहुत सारा मटेरियल इकट्ठा हो जाता है और फिर हमको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो मैं नहीं चाह रही थी किसी तरीके का कोई कॉम्प्रोमाइज हो। तो पढ़ने वाले बच्चे हर मोड में अच्छे से पढ़ेंगे। तो हम इस तरीके से इसीलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज मैं बोर्ड से काफी दूर हूं, अपने घर से काफी दूर। ठीक है, तो आरबीआई ने इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया है। इन प्रिंसिपल अप्रूवल क्या होता है उसको जानिए।
इन प्रिंसिपल अप्रूवल होता है, कुछ कंडीशन रखी जाती है कि आप ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। उन कंडीशंस को पूरा अगर आप करते हैं तो आपको अप्रूवल मिलता है, इसको कहते हैं इन प्रिंसिपल। ठीक है, तो 32 फॉर्म्स को इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया है ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर्स को। ये ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर्स क्या होते हैं? ये कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं, आप ऐसा कह सकते हो, जो ऑनलाइन पेमेंट में आपको मदद करते हैं। मतलब कस्टमर को और मर्चेंट को आपस में मिलवाने के लिए, कस्टमर और मर्चेंट को आपस में मिलवाने के लिए जो बीच में इंटरमीडियरी होता है, उसको आप ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर कह सकते हैं। ठीक है, तो आरबीआई को कौन से एक्ट के अंडर ये पावर मिली है कि आप लाइसेंस दे सकते हो ऑनलाइन पेमेंट के लिए? पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007, इस कानून के अंदर आरबीआई को ये पावर मिली हुई है कि आप ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर्स को लाइसेंस दोगे। ठीक है, तो ये ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर का अगर मैं एग्जांपल दूं, गूगल पे एक ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर है। ठीक है, फोन पे एक ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर है। आपका जो ये पेटीएम है, ये ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर है। ठीक है, ये क्यों क्या करते हैं? आपको फैसिलिटेट कराते हैं आपकी पेमेंट किसी दूसरे तक पहुंचाने में। ठीक है, तो ये ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर होते हैं। ठीक है, तो आरबीआई इन पे रेगुलेट करता है, इनका सुपरविजन करता है कि किस तरीके से ये काम कर रहे हैं। पेमेंट एग्रीगेटर ऑनलाइन, ये एक कंपनीज होती है जो ऑनलाइन पेमेंट के लिए फैसिलिटेट करती हैं इंटरमीडियरी बनके कस्टमर और मर्चेंट के बीच में। देखो, एक शब्द होता है स्टूडेंट पेमेंट गेटवे। एक शब्द क्या होता है? पेमेंट गेटवे। ये पेमेंट गेटवे क्या होता है और एग्रीगेटर क्या होता है उसको समझना। पेमेंट गेटवे तो आपके एग्जांपल अगर मैं दूं, पेमेंट गेटवे तो हो गए आपके रुपे कार्ड, ठीक है, आपके मास्टर कार्ड, आपके वीजा कार्ड, ये तो हो गए पेमेंट गेटवे। ठीक है, और पेमेंट एग्रीगेटर का अगर मैं एग्जांपल दूं तो वो क्या हो गया? गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया। ठीक है, फोन पे हो गया, पेटीएम हो गया। ये क्या है? ये आपके एग्रीगेटर है, ये आपके एग्रीगेटर है। ठीक है, ये एग्रीगेटर है। तो पेमेंट गेटवे क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। मान लो हम चार सहेलियां हैं, ए बी सी डी, चार सहेलियां हैं। ठीक है, इसका जो अकाउंट है, इसके पास एचडीएफसी का कार्ड था। ठीक है, इसके पास एसबीआई का कार्ड था, इसके पास पीएनबी का कार्ड था, और इसके पास मान लीजिए कोटक महिंद्रा बैंक का कार्ड था। ठीक है, हम चारों लोग जो हैं, हम चारों सहेलियां जो है वो एम्बियंस मॉल में शॉपिंग करने चली गई। ठीक है, एम्बियंस मॉल में हम शॉपिंग करने चली गई चारों की चारों। तो अब हुआ क्या? अब वहां पे एम्बियंस वाले ने हमें कार्ड से पेमेंट करना था। तो एम्बियंस वाले ने क्या कर रखा था? वो ऑनलाइन पेमेंट की जो मशीन थी, वो एचडीएफसी बैंक की, एसबीआई की, पीएनबी की, कोटक महिंद्रा की, यस बैंक की, देना बैंक की, लेना बैंक की, इतने सारे बैंक्स की लाइंस में ये सारी पॉइंट ऑफ स्केल मशीन रखी थी, वो स्वाइप वाली मशीन रखी थी। ये तो बहुत बुरा काम है भाई, बड़ा भड़क का काम है ये तो। कितनी मशीन्स रखोगे आप? कितने बैंक्स की मशीन रखोगे? तो बीच में कौन आ गए? मास्टर वीजा रुपे कार्ड वाले आ गए। बोले तुम हटाओ इन सबको, तुम एक मशीन रखो, और ये गारंटी हमारी है कि तुम्हारी पेमेंट नहीं रुकेगी। तो जो है पेमेंट गेटवे वाले होते हैं, मास्टर कार्ड वाले, क्या करेंगे? इन सब बैंक्स के साथ कोलैबोरेशन कर लेंगे कि जो भी पेमेंट आएगी, मान लीजिए अब इसने एचडीएफसी का कार्ड यूज करना है, इसने इसी मशीन में यूज किया। अब जो ये मास्टर कार्ड वाले होंगे, ये क्या करेंगे? ये यहां से पैसा जो है वो एचडीएफसी तक पहुंचाएंगे। ठीक है, ये एचडीएफसी तक पहुंचाएंगे, गेट है ये, इसके थ्रू होके पैसा जाएगा। फिर एसबीआई वाले ने भी इसी मशीन का यूज किया, और इस मास्टर या वीजा कार्ड ने या रुपे कार्ड ने फिर एसबीआई तक वो पैसा पहुंचाया। इस तरीके से क्या होता है पेमेंट गेटवे? क्या होता है पेमेंट गेटवे? कि जो आपको आपकी पेमेंट्स को, मतलब जितने भी बैंक्स हैं उनको आपस में एक नेटवर्क की तरह जोड़ दे, इनको तो कहते हैं पेमेंट गेटवे। और एग्रीगेटर जो कस्टमर की और मर्चेंट की डीलिंग के बीच में एक इंटरमीडियरी है, उसको हमने क्या कह दिया? वो है एग्रीगेटर। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए हैं। ठीक, अब फंक्शंस क्या क्या है? फंक्शंस क्या क्या है इसका? एक तो ये पेमेंट ऑप्शंस दे देते हैं कस्टमर को, आप पेमेंट का आपको ऑप्शन मिल जाता है, डेबिट कार्ड का, बैंक ट्रांसफर का, ई वॉलेट का। ठीक है, और ये ट्रांजेक्शन जो है वो सिक्योर होगी और रिलायबल होगी, सिक्योर होगी और रिलायबल होगी। बिजनेस वालों को बहुत ज्यादा मैनेज करने में अपना टाइम खराब नहीं करना पड़ता। ठीक है, पेपल है, स्ट्राइप है, स्क्वायर है, अमेजन पे है, ये सब क्या है? ये पेमेंट एग्रीगेटर है। दो तरीके के होते हैं, एक को कहते हैं बैंक पेमेंट एग्रीगेटर, एक को कहते हैं थर्ड पार्टी एग्रीगेटर। बैंक पेमेंट एग्रीगेटर जो होते हैं ना, वो बहुत ही कॉस्टली होते हैं, बहुत उनका सेटअप कॉस्टली होता है और डिफिकल्ट होते हैं इंटीग्रेट करने में। और ये बड़े बड़े बिजनेस के लिए ही सुटेबल होते हैं, मतलब लार्ज अमाउंट एक जगह से दूसरी जगह जाएगी, जैसे रिजर्व पे है, सीसी एवेन्यू है। आप जब
ऑनलाइन क्लासेस खरीद रहे हैं तो रेजर पे का आपके पास वो आता है ना मैसेज, ओटीपी वगैरह। तो ये क्या है, ये बैंक पेमेंट एग्रीगेटर है, जो छोटे बिजनेस के लिए नहीं है, बड़े वाले बिजनेस के लिए है, बड़े वाले स्टार्टअप के लिए, और इनको लगाने में भी काफी कोस्ट लगाना पड़ता है। थर्ड पार्टी पेमेंट जैसे पेपल, स्ट्राइप, गूगल पे, ये क्या है, ये छोटी छोटी पेमेंट्स में भी काम आएंगे आपके। ठीक है, इनके अंदर इनोवेटिव पेमेंट सॉल्यूशंस होते हैं, नए नए सॉल्यूशन, नया नया डैशबोर्ड के अंदर फीचर मिलता रहेगा, जबकि बैंक पेमेंट एग्रीगेटर में कोई नया नया फीचर आपको नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हमने देखा टाइप्स कौन से इसके होते हैं। अब आरबीआई ने क्राइटेरिया क्या रखा है, क्या कहा है कि इस फ्रेमवर्क के अंदर जो फर्म आरबीआई ने अप्रूव की है, ठीक है, आरबीआई से अप्रूव्ड फर्म ही इसके अंदर काम कर सकती है, यानी एग्रीगेटर का लाइसेंस ले सकती है। कोई भी कंपनी, उसके पास मिनिमम नेटवर्थ 15 करोड़ का होना चाहिए अपने पहले साल के अंदर, मतलब जब उसने एप्लीकेशन डाली है उस एक साल के अंदर अंदर उसका नेटवर्थ 15 करोड़। ऐसा नहीं आप कह देंगे 10 साल पहले देखो हमारा 15 करोड़ नेटवर्थ था और आज तो आप 1 करोड़ का नेटवर्थ लिए बैठे हो। तो जब आप एप्लीकेशन डाल रहे हो उस साल आपका जो नेटवर्थ है मिनिमम 15 करोड़ होना चाहिए। ठीक है, और अगले सेकेंड ईयर के अंदर कम से कम 25 करोड़ का तो हो। ठीक है, और ग्लोबल पेमेंट सिक्योरिटी स्टैंडर्ड के साथ भी आपको कंप्लाइंट रहना पड़ेगा। ये सारे क्राइटेरिया आरबीआई ने रखे हैं। अब हम अगली न्यूज पे चलते हैं। जो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन है यानी बीबीसी है दिल्ली के अंदर, वहां पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सर्वे किया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सर्वे किया है, रेड नहीं डाली है, इसको मिसकंसेप्शन नहीं रखना है, रेड नहीं डाली है। रेड में आप चीजों को जब्त कर रहे हो, सर्वे में आप उनसे डाटा लेने गए हो कि देखो हमने ऐसा सुना है, हमें ऐसा लग रहा है, ये है क्या। आप उनके डाटा ले रहे हो, आप उनकी कॉपीज चेक कर रहे हो, आप कैश, स्टॉक, डॉक्यूमेंट्स, ये सब कुछ चेक कर रहे हो। ठीक है ना, जो रेड है वो दूसरे सेक्शन से डाली जाती है और जो सर्वे है वो सेक्शन 133A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 से डाला जाता है। ठीक है, इसके अंदर अमेंडमेंट हुआ था 1964 में, इस कानून के अंदर 1961 के बाद 64 में। और क्या कहा गया अमेंडमेंट करके कि सर्वे के ड्यूरिंग जो ऑफिसर्स होंगे वो उनकी बुक ऑफ अकाउंट को, बाकी डॉक्यूमेंट्स को, कैश को, स्टॉक को और बाकी वैल्यूएबल आर्टिकल और थिंग्स को भी सर्वे कर सकते हैं। जबकि रेड में क्या होता है, घर में भी रेड, ऑफिस में भी रेड, सामान जब्त कर लिया, फोन ले लिया उनका, लैपटॉप ले लिया उनका, ऐसा नहीं होता है सर्वे। सर्वे में आप उनको पास बैठा के डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब थोड़ा सा ऐसे लीनियंट सा होता है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बीबीसी के अंदर ये सर्वे किया। अगली न्यूज पे चलते हैं। न्यूज के अंदर क्या है कि इंडिया का जो इंपोर्ट है और एक्सपोर्ट है वो डिक्रीज हुआ है। इंडिया का एक्सपोर्ट 6.59% से डिक्रीज हुआ है और इंपोर्ट 3.63% से डिक्रीज। एक्सपोर्ट 6.59% से और इंपोर्ट 3.63% से। ठीक है, जनवरी 2023 के अंदर। लेकिन फिर भी कहा जा रहा है जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो मॉडरेट कंडीशन में बना हुआ है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, एक ये इंपॉर्टेंट चीज आपको जाननी है, ये शब्द है ट्विन डेफिसिट। ट्विन डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट जब दोनों हो जाते हैं तो उसको ट्विन डेफिसिट कहते हैं। ठीक है, आपको मैंने पहले भी बताया था करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है। डेफिसिट है मतलब घाटा है। ठीक है, घाटा है मतलब कि करंट अकाउंट के अंदर जो आपका एक्सपोर्ट है वो तो कम है। ठीक है, वो तो कम है एक्सपोर्ट तो, और इंपोर्ट बहुत ज्यादा कर रहे हो आप, उस समय आपको जो घाटा होता है उसको करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं। और फिर बारी है फिस्कल डेफिसिट की। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है ये मैंने आपको बताया था, जितनी गवर्नमेंट की बोरोइंग होती है उसको हम गवर्नमेंट की फिस्कल डेफिसिट, मतलब गवर्नमेंट को जितना बोरो करना है उसको फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। मैंने फिस्कल डेफिसिट समझाया है, करंट अकाउंट डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट की वीडियो में मिलेगा। फिस्कल डेफिसिट आपको फिस्कल पॉलिसी की वीडियो में, बजट वाली पॉलिसी में आपको मिल जाएगा। वहां 4-5 तरीके के मैंने डेफिसिट समझाए हैं, जिसको नहीं पता इकोनॉमी वाली प्लेलिस्ट में जाओ और इसको देखना। जब ये दोनों ही डेफिसिट हो जाते हैं तो ट्विन डेफिसिट उसको कहते हैं। ठीक है, इंडिया किस तरीके से करंट अकाउंट डेफिसिट को मॉडरेट ही रख सकता है, आप अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाओ। जितना ज्यादा एक्सपोर्ट बढ़ेगा आपका घाटा उतना कम होगा, मतलब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो पैसा अपने देश में आएगा। ठीक है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को प्रमोट करो, इंपोर्ट का सब्स्टिट्यूट कर दो, यानी कि जो सामान आप दूसरे देशों से मंगा रहे हो उसी का सब्स्टिट्यूट आप इंडिया में ले आओ। ठीक है, प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करो और कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाओ, इस तरीके से आपका करंट अकाउंट डेफिसिट ठीक ठाक रहेगा। अगली न्यूज क्या कहती है कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने यानी ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ऐसा कहा है 2024 तक हम 10 करोड़ सेल्फ हेल्प ग्रुप को टारगेट कर रहे हैं कि हम इतने सेल्फ हेल्प ग्रुप बना लेंगे।
सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या कह रहा है? कह रहा है कि 9 करोड़ 2.35 करोड़ से 9 करोड़ का सफर हमने तय किया है 9 साल के अंदर। ठीक है, बैंक से लिंकेज बनाया है सेल्फ हेल्प ग्रुप का। ठीक, और मतलब कि जो अब हमने टारगेट लिया है 10 लाख लाखपति दीदी सिस का। लखपति दीदी सिस, लखपति ठीक है, मतलब कि उनको लैक्स में हम लोगों को प्रमोट करना है। दीदी और सिस किसको कह रहे हैं? महिलाओं को कहा जा रहा है, बहन बेटियां महिलाओं को कहा जा रहा है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है? देखो सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है, मान लो हम 4-5 या मैं कहूंगी 10 से 20 लड़कियां आपस में मिलके क्या कहें कि सब अपनी अपनी थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट डालते हैं और चलो एक सिलाई सेंटर खोलते हैं। ठीक है, हम एक सिलाई सेंटर खोलते हैं और थोड़े थोड़ा अपना रिसोर्सेज, तुम अपनी अपनी सिलाई मशीन ले आओ, तुम अपने अपने रिसोर्सेज ले आओ, अपना अपना पैसा हम लगाते हैं और इस तरीके से हम एक काम धंधा खोल लेते हैं। ये क्या हो गया? एक सेल्फ हेल्प, खुद की हेल्प के लिए ग्रुप बन गया। ठीक है, ये सेल्फ गवर्नड होता है, पीयर कंट्रोल्ड होता है, मतलब दोस्त दोस्त आपस में कंट्रोल कर लेंगे। ठीक है, जिनका सिमिलर सा सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड होता है और उनमें डिजायर है एक कॉमन पर्पस के लिए काम परफॉर्म करने की। ये मिनी वॉलेंट्री एजेंसी होती है, जबरदस्ती नहीं है। ठीक है, मन है तो आप कीजिए। माइक्रो लेवल पे काम होता है। दिस इज बाय द वुमेन, ऑफ द वुमेन, फॉर द वुमेन, महिलाओं के द्वारा महिलाओं का महिलाओं के लिए किया गया ये कंसेप्ट। ठीक है, अपनी सेविंग्स को पूल कर लेती हैं, छोटी छोटी जो सेविंग महिलाएं बचाती हैं उनको एक जगह डाल के और इस तरीके से रोटेशनल बेसिस पे अपनी नीड्स को पूरा करती हैं। ये कलेक्टिव गारंटी सिस्टम की तरह काम करती है। अगली जो न्यूज है दैट इज रेल कौशल विकास योजना 2023। इसको मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने को लॉन्च किया है। ये क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के अंदर ही एक स्कीम है। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की ही एक सब स्कीम है। स्किल डेवलपमेंट के लिए एक स्कीम चलाई है। ठीक है, ये ज्यादा मतलब अभी जॉब नहीं देंगे, ये आपको ट्रेनिंग देंगे, उस जॉब के लिए तैयार करेंगे। की फीचर क्या है इसका, इसको देखते हैं। इस स्कीम के अंदर की फीचर क्या है? जो ट्रेनिंग है ये 14 इंडस्ट्री के अंडर दी जाएगी, मतलब कि 14 इंडस्ट्री के लिए आपको प्रिपेयर किया जाएगा। 14 इंडस्ट्रीज के लिए आपको टेक्निकल ट्रेनिंग दी जाएगी, इलेक्ट्रीशियन की, वेल्डर की, मैकेनिक की, फिटर की, इस तरीके से 14 अलग अलग तरीके की इंडस्ट्री के अंदर आपको ट्रेनिंग दिलवाई जाएगी। ट्रेनिंग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। ठीक है, कोई इसके अंदर ऐसा नहीं है कि हम आपको एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, हम नौकरी नहीं दे रहे हैं, इस स्कीम के अंदर आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं। ठीक है, जो भी एप्लीकेशंस रिसीव होगी वो सब ऑनलाइन प्रोसीजर बनाया है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म रहेगा। 10वीं के बेस पे आपको ये ट्रेनिंग के अंदर एनरोलमेंट मिलेगा। एलिजिबिलिटी क्या है? क्लास 10th आप पास होने चाहिए, आपकी उम्र 18 से 35 वर्ष के बीच की होनी चाहिए। ठीक है, जब ये समाप्त हो जाएगी आपकी ट्रेनिंग, फिर आपका एक असेसमेंट करवाया जाएगा और उस असेसमेंट के बाद ही नेशनल रेल और ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट आपको एक सर्टिफिकेट देगा कि आपकी ट्रेनिंग संपन्न होती है या नहीं होती। ठीक है, अगली न्यूज क्या है? जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है उसने क्या कहा है कि जितने भी हम इंपोर्ट्स पे जो इंपोर्ट्स हम कर रहे हैं, जो केमिकल यूज हो रहे हैं पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स के अंदर, ऐसे केमिकल जो पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में यूज होते हैं और जिनको आप इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड से लाते हो, ठीक है, उन इंपोर्ट्स के ऊपर काउंटर वेलिंग ड्यूटी को इंपोर्ट कर दो। अब ये काउंटर वेलिंग ड्यूटी क्या है, एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं हम कि काउंटर वेलिंग ड्यूटी किसको कहते हैं। समझना, काउंटर वेलिंग ड्यूटी देखो क्या होता है। काउंटर वेलिंग ड्यूटी, मान लीजिए ये चाइना है, ठीक है, यहाँ पे इंडिया है। अब चाइना से कोई सामान इंडिया आ रहा है, ठीक है, मान लीजिए एक पेंसिल भारत में आ रही है। भारत के अंदर वो पेंसिल 10 रुपए की बिकती है। ठीक है, भारत की जो पेंसिल है, मतलब जो इंडियन पेंसिल है, वो भारत के अंदर 10 रुपए की बिक रही है। अब चाइना ने क्या किया? चाइना ने अपनी पेंसिल को कहा कि हम तो इंडिया में 8 रुपए की बेचेंगे, भाई हमारी पेंसिल सस्ती बनी है, हम तो 8 रुपए की इंडिया में बेचेंगे। अब तुम गए दुकान पे, तुम गए दुकान पे, ठीक है, ऐसे रखी है, ये तो है चाइना की पेंसिल, ठीक, और यहाँ पे है आपके इंडिया की पेंसिल। अब तुम अगर दुकान पे गए, तुम क्या कहोगे? अंकल पेंसिल दे दो। वो कहेगा 8 वाली या 10 वाली? आप कहोगे दिखाना, दोनों दोनों चला के देखिए, अच्छी चल रही है दोनों। आप क्या कहोगे? 8 वाली दे दो। जो अपनी इंडिया की प्रोडक्टिविटी है उस पर तो असर पड़ रहा है ना, इंडिया की इंडस्ट्री तो खराब हो जाएंगी ना। तो ऐसे बचने के लिए क्या करेंगे हम? जब चाइना की पेंसिल भारत में एंट्री करेगी, हम उनसे पूछेंगे भाई कितने की पेंसिल है तुम्हारी? सर 8 रुपए की। ठीक है, 2 रुपए इसके ऊपर काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगेगी। ठीक है, 2 रुपए इसके ऊपर काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगेगी। ये पेंसिल अब 10 रुपए की हो गई। अब किस्मत अपनी अपनी, हमारी बिके है उनकी बिके। अपनी डोमेस्टिक मार्केट को बचाने के लिए
आप दूसरे के इंपोर्ट को ऊपर कुछ एक्स्ट्रा टैक्स लगा देते हो, एक्स्ट्रा ड्यूटी लगा देते हो, जिसको हम सीवीडी काउंटरवेलिंग ड्यूटी कह रहे हैं। ठीक है, ये स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ ड्यूटी होती है जिसमें गवर्नमेंट इंपोज करती है ताकि हमारे ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट ना पड़ सके किसी भी तरीके के इंपोर्ट। ठीक है, ये एक इंपोर्ट टैक्स होता है, इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स पे लगता है। सीवीडी कब लगाया जाएगा? जब फॉरेन गवर्नमेंट जो है खुद की इंडस्ट्री को सब्सिडी दे रही है। भाई चाइना क्या कह रही है कि हम अपनी ग्रेफाइट वाली इंडस्ट्रीज को सब्सिडी देंगे, उनका ग्रेफाइट सस्ता बनेगा। ग्रेफाइट अगर सस्ता बन रहा है तो पेंसिल सस्ती बनेगी। मतलब सरकार ने कुछ फेवर देके उस प्रोडक्ट को सस्ता बनाया है, लेबर को सब्सिडीज दे रहे हैं। ठीक है, या क्यों लाते हैं हम सीवीडी? ताकि दूसरा देश कोई अपने सामान से हमारी मार्केट को फ्लड ना कर दे, बाढ़ ना ला दे, भर ना दे पूरा यहाँ पे। ठीक है, दूसरों के प्राइस एडवांटेज को नलीफाई करने के लिए हम सीवीडी लगाते हैं। इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स के प्राइस को रेज करने के लिए हम सीवीडी लगाते हैं। और डब्ल्यूटीओ ने हमको परमिट दिया है सीवीडी लगाने के लिए ताकि हम अपने देश को, मार्केट को बचा सके। ठीक है, भारत के अंदर सीवीडी को एडमिनिस्टर कौन करता है? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एंटी डंपिंग एंड अलाइड ड्यूटी जो है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आता है। ये भारत के अंदर सीवीडी के सारे काम को देखता है। ठीक है, उसके बाद अगली न्यूज क्या कहती है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर 21 के अंदर कुछ टेक्निकल इशू आ गया। जब यूजर्स यूज कर रहे थे एमसीए 21 को, तो उसके अंदर कुछ टेक्निकल इश्यूज थे। एमसीए क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर का एक ये पोर्टल है। ठीक है, ई गवर्नेंस इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर का। ये इजी और सिक्योर एक्सेस देता है सर्विसेज में। किस तरीके की सर्विसेज में और किसको? कॉर्पोरेट एंटिटीज को, प्रोफेशनल्स को, सिटीजन ऑफ इंडिया को। ऑब्जेक्टिव क्या है? आपकी कोई कंपनी है, आपको वो कंपनी रजिस्टर करवानी है, आप एमसी के पोर्टल पे जाके रजिस्टर करवा सकते हो। आपकी कोई लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, आपकी कोई कंपनी है, आपकी कुछ और स्टॉक्स है, आप अगर उनको रजिस्टर करवाना चाहते हो एमसीए 21 की साइट पे जाओगे और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के अंडर आप रजिस्टर हो जाओगे। मतलब ये बिजनेस कम्युनिटीज के लिए काफी फायदेमंद है। ठीक है, क्या क्या देता है ये? अपनी कंपनी को रजिस्टर करना, स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट्स को क्विकली और इजी मैनर में प्लेस करना, इजी एक्सेस देता है पब्लिक डॉक्यूमेंट्स का, फास्टर और इफेक्टिव रेजोल्यूशन देता है पब्लिक ग्रीवेंसेस का। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम आ रही है पब्लिक को, उनके ग्रीवेंसेस करके देता है, सॉर्ट आउट करके देता है प्रॉब्लम्स को जल्दी और इफेक्टिव मैनर में। रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन जो है, जो चार्जेस हैं, रजिस्ट्रेशन चार्ज, वेरिफिकेशन चार्ज काफी इजी है। ठीक है, और ये लॉज को, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को कंप्लाइंट रखता है। मतलब कि लॉ और गवर्नेंस को ध्यान में रखते हुए सारे काम करता है और अच्छी सर्विसेज जो है एमसीए के एम्प्लॉयज को मिल जाती है। अब एक नया काम शुरू हुआ है एमसीए 3.0, मतलब कि इसके अंदर ही कुछ, एमसीए के अंदर ही कुछ इनोवेशंस लेके आए हैं इलेक्ट्रॉनिक एडजुडिकेशन के लिए, इलेक्ट्रॉनिक कंसल्टेशन के लिए और कंप्लायंस मैनेजमेंट के लिए। अगर आप कुछ एडजुडिकेटर चाहते हो, आपकी कंपनीज के साथ कुछ इशू है और आप कोई बिचौलिया चाहते हो, कोई सीए चाहते हो, कोई वकील चाहते हो, तो ऑनलाइन ही आपको वो वकील मिल जाएगा। आप कुछ कंसल्ट करना चाहते हो, कुछ इशू लग रहा है आपको, आप कंसल्ट करना चाहते हो, ठीक है, कि मेरी कंपनी के अंदर ये इशू है, मुझे क्या करना चाहिए, आपको कंसल्टर भी जो है, जो कंसल्टेंट है, वो भी ऑनलाइन ही मिल जाएगा। कुछ कंप्लायंस का, नॉन कंप्लायंस का इशू आ रहा है, वो भी आपको ऑनलाइन ही सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो एमसीए 3.0 के अंदर ये सब काम किया जा रहा है। ई स्क्रूटनी, आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनकी जांच अगर करनी है इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हो जाएगी। बीच में बिचौलिया, एडजुडिकेटर जो है वो मिल जाएगा, कंसल्टेंट मिल जाएगा। ठीक है, और आपको मतलब जो कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम है वो काफी इफेक्टिव लगेगा एमसीए 3.0 का यूज करके। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज क्या है? ओपेक चीफ ने ये कहा है कि क्लाइमेट नेगोशिएटर के साथ साथ आप लुक एट द बिग पिक्चर। यहाँ पे बिग आएगा भाई, ये लोगो बीच में अड़ गया है। बिग पिक्चर ये क्या कह रहा है? कह रहा है ठीक है, आप लोग क्लाइमेट नेगोशिएटर तो हो, क्लाइमेट की प्रॉब्लम्स को तो आप लोग देख रहे हैं, लेकिन एक फर्ज आपका ये भी बनता है कि जो ऑयल की इंडस्ट्री है, आपको वहां भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये ओपेक के चीफ ने कहा है। ठीक है, कि एनवायरमेंट के साथ साथ हम ये चाहते हैं कि आप ऑयल कंट्रीज की भी ध्यान रखें और वहां पे भी अपना पैसा इन्वेस्ट करें। तो ओपेक क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। मतलब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ कंट्रीज का समूह है, कुछ कंट्रीज का ग्रुप है, जिसके अंदर पेट्रोल धरती से निकाल के एक्सपोर्ट भी करते हैं। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन है? ये परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, बगदाद कॉन्फ्रेंस के अंदर 1960 में बनाई गई थी। ठीक है, बगदाद कॉन्फ्रेंस के अंदर 1960 में बनाई गई थी। ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी और वेनेजुएला
शुरुआत में 5 मिले थे और इन्होंने कहा था कि हम जमीन से निकाल निकाल के तेल को एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है, पूरे वर्ल्ड के अंदर ऑयल के प्राइसेस इन्हीं के द्वारा ही इफेक्ट होते हैं। हेडक्वार्टर कहाँ है? वियना, ऑस्ट्रिया के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। इसकी मेंबरशिप किसी भी कंट्री के लिए ओपन है जो सब्सटेंशियल ऑयल को एक्सपोर्ट कर सकता है, मतलब कि जो एक अच्छा खासा ऑयल एक्सपोर्ट कर सकता है। गैबोन एक ऐसा देश था जिसने जनवरी 1995 में खुद को टर्मिनेट कर दिया था, मेंबरशिप को टर्मिनेट कर दिया था, लेकिन 2016 में फिर से ज्वाइन कर लिया। आज के दिन 13 मेंबर हैं ओपेक के। ठीक है, 13 मेंबर हैं ओपेक के। ईरान, इराक, कुवैत, यूएई, सऊदी, अल्जीरिया, लीबिया, नाइजीरिया, गैबोन, इक्वेटोरियल रिपब्लिक कोंगो, अंगोला, इक्वेडोर, वेनेजुएला। ये 13 जो है ये मेंबर हैं ओपेक के। ओपेक प्लस क्या है? इन 13 के अलावा 10 नेशन और हैं जो ओपेक के अंदर ना आते हुए भी अपना जो तेल है वो एक्सपोर्ट करते हैं, ऑयल प्रोड्यूस करते हैं। उनको कह दिया ओपेक प्लस, मतलब इसके अंदर 23 कंट्रीज आ गई। कौन कौन है? साउथ सुडान, अजरबैजान, ब्रुनई, कजाकिस्तान, बहरीन, मलेशिया, मेक्सिको, ओमान, रशिया एंड सुडान। ठीक है, ये क्या है? ये ओपेक प्लस के नेशन है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के अंदर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 को लखनऊ के अंदर यानी यूपी के अंदर इनोग्रेट किया। 10 से 12 फरवरी इवेंट चला। बहुत सारे देश के अंदर इसका रोड शो हुआ है। 21 शहर और 16 देशों के अंदर इसका एक रोड शो चला है। ठीक है, ये इन्वेस्टर्स की समिट थी। इसमें बताया गया कि हम क्या क्या काम करेंगे। एक वैकेंट लैंड है वृंदावन के अंदर, वहां पे हम एक एयरपोर्ट बनाना चाहते हैं। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के अंदर हमें एयरपोर्ट प्रमोट करना है। इंफ्रा कैसे कैसे हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, और किस तरीके से हम एक लैंड का प्रॉपर यूज करेंगे। तो ये सारी इन्वेस्टमेंट के बारे में इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इस समिट के अंदर बताया गया है। आपको बस इतनी सी बात याद रखनी है, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2023 कहाँ हुई है? लखनऊ यूपी के अंदर हुई है, और जिसके अंदर यूपी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट कैसे हो सकती है उसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया है। नेक्स्ट न्यूज आपको, अच्छा एक और बात मैं इसके साथ बता दूं, बहुत सारे देश हमारे पार्टनर भी बनने को रेडी हैं, जैसे सिंगापुर, डेनमार्क, जापान, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, यूके। ये क्या कह रहे हैं कि हम भी प्राइवेट कंपनीज के माध्यम से या इन्वेस्टमेंट के माध्यम से यूपी के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। इसके बाद लास्ट न्यूज है आपकी, जो कहती है कि जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो जनवरी में पिछले 3 महीनों से देखें तो 6.52% पे आ चुका है। आपको पता है जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है ने क्या बताया है कि इन्फ्लेशन 2% से 6% के बीच में होना चाहिए। अगर 6% से बढ़ रहा है तो वो थोड़ी सी खतरे की घंटी है। जैसे ही इन्फ्लेशन होता है, प्राइसेस राइज होते हैं, तो आपको पता है वैल्यू ऑफ मनी गिर जाता है। वैल्यू ऑफ मनी जो है वो गिर जाता है। क्यों? क्योंकि उतने ही नोट में अब कम सामान आएगा। आज के दिन आपको 1 रुपए की वैल्यू है क्या? नहीं है, लेकिन 2000 के नोट की वैल्यू है। क्यों? क्योंकि इसमें सामान ज्यादा आ रहा है। महंगाई की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से 1 रुपए में कुछ भी नहीं आ रहा है, तो हम 1 रुपए की वैल्यू नहीं कर रहे। जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी 2000 में भी कुछ नहीं आएगा, आप उसकी भी वैल्यू करना छोड़ दोगे। यानी इन्फ्लेशन में एक तो वैल्यू ऑफ मनी कम हो जाता है, दूसरा आपकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है। आप खरीद नहीं पाते बहुत सारी चीजें, परचेजिंग पावर जो है वो रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो इन्फ्लेशन के बहुत सारे नुकसान, बहुत सारे फायदे, मतलब फायदे भी हैं कुछ। अगर हेल्दी इन्फ्लेशन रहे तो, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो नुकसान ही नुकसान है। ठीक है, हेल्दी तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो उसके फायदे भी हैं, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, डिमांड बढ़ता है, जीडीपी बढ़ता है। लेकिन रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो खतरनाक तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है। अब आपको ये बता दूं मैं, एक होता है कोर इन्फ्लेशन, एक होता है हेडलाइन इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन के अंदर क्या होता है? सभी चीजों की इन्फ्लेशन को इंक्लूड करते हैं। इसमें फ्यूल का भी इन्फ्लेशन आ जाता है, फूड का भी इन्फ्लेशन आ जाता है, और अदर चीजों का भी इन्फ्लेशन आ जाता है। लेकिन देखो, जो फ्यूल और फूड है ना, ये बहुत ही वॉलेटाइल होते हैं। रात में कुछ और रेट है, सुबह कुछ और रेट है, शाम को कुछ और रेट है। तो क्या करते हैं, एक जायजा लेने के लिए कोर इन्फ्लेशन नाम की चीज निकालते हैं। कोर इन्फ्लेशन में क्या होता है? हेडलाइन इन्फ्लेशन में से फ्यूल और फूड के इन्फ्लेशन को माइनस कर दो, तो जो बचेगा उसको हम कोर इन्फ्लेशन कहते हैं, जो थोड़ा सा स्टेबल होता है। ठीक है, तो अब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करेगा? टाइट मनी पॉलिसी को अपनाएगा, या डियर मनी पॉलिसी, टाइट मनी पॉलिसी, यानी कि मार्केट के अंदर लिक्विडिटी को कम करेगा, पैसे को कम करेगा, ताकि आपके हाथ में पैसा ना आए। पैसा नहीं आएगा तो आप लोग डिमांड नहीं करोगे और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। तो ये सारी न्यूज थी आज की। आज का क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्वेश्चन ऑफ द डे ये है
मैं 2 क्वेश्चन पूछूंगी, 1 और 2। आपको एक तो ये बताना है कि ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ है। ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है। हेडक्वार्टर ऑफ ओपेक ये कहाँ पे है, एक तो आपके लिए ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो ये रेल कौशल विकास योजना है, रेल कौशल विकास योजना, इसके लिए एज का क्राइटेरिया कितना है, कितने से कितनी एज के लोग जो है वो इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं। आई होप आप लोगों को मजा आया सीरीज को देख के, ठीक है। अब आप लोगों को मैं ये बता दूं कि अब हमारी एक एमसीक्यू की सीरीज चल रही है, ठीक है। मैंने आपको टॉपिक की सीरीज करवा दी है, जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगता था मैंने इकोनॉमी के अंदर एक पूरी प्लेलिस्ट बना दी है। रेस्ट जो भी आप लोग करना चाहते हो आप लोग ऐप के अंदर जाके कोर्स एनरोल कर सकते हैं। हालांकि जो बच्चे कोर्स एनरोल नहीं भी कर सकते, इकोनॉमी के बहुत सारे कंसेप्ट मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे ही करवा दिए हैं। तो एक तो इकोनॉमी की ये प्लेलिस्ट आप लोग जरूर देख ले, आपको बहुत फायदा होने वाला है। फिर एमसीक्यू सीरीज एवरी ट्यूसडे और एवरी फ्राइडे शाम को 4 बजे आपको मिल जाएगा। 2 क्लास हो चुकी है, थर्ड कल आ जाएगी। और एक आपको पता है इकोनॉमी और फाइनेंस के करंट अफेयर जो है वो आपके साथ एवरी मंडे शाम को 7 बजे मैं डिस्कस कर, ठीक है। तो आप लोग देखते रहिए, जुड़े रहिए, अपने अपने रिव्यूज देते रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।